हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एसएसटी वाली क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट टू, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप देखते हैं 18th सेंचुरी के मैप को, मिड 18th सेंचुरी के मैप को, तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स द कंट्री विच इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल। और ये 18th सेंचुरी के मैप में आप देखें कि आज के प्रेजेंट के टाइम में अगर हम देखें जर्मनी को, तो जर्मनी यहाँ पर है प्रेजेंट में। क्लियर? इटाली, दिस वन इज द इटाली। और स्विट्जरलैंड जो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, दैट इज रिटन ओवर हियर। क्लियर? ये लैंड डिवाइडेड थी किंगडम्स में, डचीज में और कैंटन्स में, माने कि स्मॉल एरियाज में। लार्ज किंगडम्स आइदर दैट कैन बी स्मॉल एरियाज, है ना। अलग अलग रीजन पर अलग अलग किंग्स की किंगडम्स थी। आप देख भी सकते हैं इटली को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रेजेंट जर्मनी है वो भी जो है काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर? तो उस समय पर कोई भी 18th सेंचुरी की बात हो रही है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। और ईस्टर्न, ये है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न, और ये अगर बात कर ले तो ये है सेंट्रल यूरोप। क्लियर? तो क्लियर हो रहा होगा आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल यूरोप है। क्लियर? और ये हो गया हमारे पास वेस्टर्न यूरोप। ये है ईस्ट और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, इसमें जो रूलर्स थे उनकी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस जो टेरिटरीज होती हैं उनको बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। खुद ही रूल करते थे, अलग अलग रीजन हो गए, उनके ऊपर अपना अपना इनका रूल्स था। ठीक है, और डाइवर्स लोग रह रहे थे पर्टिकुलर रीजन में। इतने अलग अलग पार्ट होने पर डाइवर्स लोग एक ही जगह पर एक ही रीजन में रह रहे थे। क्लियर? अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, कल्चर अलग था, डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन थी। इसी सीरीज में आपको जो बुक में पार्ट 2 में एग्जांपल दिया गया है वो है आपके पास हैब्सबर्ग एम्पायर का। क्लियर? द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ये एक पैच वर्क था डिफरेंट रीजन्स का और लोगों का। क्लियर? और इस पैच वर्क को मैं अभी और क्लियरली समझाती हूँ कि इस पैच वर्क के नॉर्थ में कौन कौन से रीजन्स थे। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन से, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में अलग अलग रीजन्स थे कंट्रीज के। और सभी लोग जिनकी डिफरेंट एथनिक कंपोजिशंस थी वो एक साथ मिलकर रह रहे थे। क्लियर? अब डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन जो कि अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिनका कल्चर जो है वो डिफरेंट है, ये सुनो, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, कस्टम है, जो सबकी अलग अलग रीति रिवाज है ना। तो वो यूनाइट कैसे हो सकते थे? और यूनाइट तो हो ही नहीं सकते थे। और फिर जब यूनाइट ही नहीं है तो फिर नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से आ सकती थी? जब इतना ही यूरोप स्कैटर्ड था, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो फिर यहां पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ही कैसे आई? ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग तो तब आती है जब एक रीजन को किसी एक एरिया के अंडर में कंट्रोल हो। अब एक रीजन है जिस पर 7 अलग अलग एम्पायर्स जो है 7 पार्ट्स में बंटा हुआ है, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी? इसी तरह से जो ये एरिया है, ये जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था जर्मनी, तो यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग आई ही कैसे? है ना। तो बुक ये कहती है कि जो भी पार्ट्स थे यूरोप के, इसमें डिफरेंट पार्ट जो कि हमको हैब्सबर्ग का एग्जांपल दे रखा है, पैचेस में बंटा हुआ था। और लोग यूनाइटेड जो थे वो लैंड के लिए नहीं थे, लैंड के लिए यूनाइटेड नहीं थे। वो जो किंग्स वहां पर रूल कर रहे थे ना, उनके लिए लोग लॉयल थे। उस वजह से वो लोग एक जो है पैच वर्क, जो अलग अलग रीजन्स का पैच वर्क है, उसमें एक साथ रह रहे थे। लॉयल्टी किसके लिए थी लोगों की? लैंड के लिए नहीं, किंग के लिए थी। क्लियर? अब जब यही लॉयल्टी किंग से हटकर लैंड की ओर आई लोगों में, और ये अलग अलग पैच वर्क जो थे ये अपनी क्या चाह रहे थे? फ्रीडम चाह रहे थे। ठीक है, इस एक रीजन से अलग होना चाह रहे थे। चाहे आप एग्जांपल ले लो हैब्सबर्ग का, और फर्दर जब आप चैप्टर में पढ़ोगे इटली, इस पर भी देख लो कितने पार्ट्स में स्कैटर्ड है। ठीक है, और ये चाह रहे थे कि जो भी फॉरेन रूल्स हैं जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं वो बाहर जाएं, और इटालियन लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो हैब्सबर्ग एम्पायर पर भी अलग अलग लोग रह रहे थे। मैं अब आपको एक और मैप शो करती हूँ जिसमें आपको ये क्लियरली विजिबल होगा ये। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, जो हैब्सबर्ग एम्पायर की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के, जिसमें आपको यहाँ पर लिख रखा है कि नॉर्थ में बोहेमियंस थे। राइट, बुक भी हमारी यही कहती है कि नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवाक्स रहते थे इस हैब्सबर्ग एम्पायर के। क्लियर? ईस्ट में रोमन्स रह रहे थे। क्लियर? और साउथ में यहाँ पर इसमें साउथ में जो है क्रोएट्स थे, स्लोवेन्स थे, कार्नियोला के। क्लियर?
और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट में भी कई नाम आते हैं, जिसमें आपके पास आता है अल्पाइन रीजन, है ना। अल्पाइन रीजन में आपके पास टेरोल, ऑस्ट्रिया, स्टंडनलैंड का नाम आता है। ये रीजन इसके कौन सी डायरेक्शन में थे, इसमें सॉरी वेस्ट में। और इसी के साथ इसमें इटली के भी कई रीजन्स थे। इटली का जो लोम्बार्डी है और वेनेशिया है, ये इटली के ही रीजन नॉर्थ पार्ट थे जो इसके अंडर में थे। क्लियर। तो ये सारा हैब्सबर्ग एम्पायर था। सभी अलग अलग रीजन्स के लोग एक साथ एक एम्पायर में रह रहे हैं। पॉलिटिकल यूनिटी जो है कैसे होगी, इतनी जो है डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन होने के पास सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी कैसे आएगी, नहीं आ सकती, है ना। तो कौन सी चीज इन लोगों को बांधे हुई थी, जो मैंने अभी बताई दिया, जो लोग थे वो किंग के लिए लॉयल थे। यस और नो, क्लियर। अब ये ही चीज अगर हम देखें कि तो फिर नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अमर्ज कैसे हुआ। क्लियर। ये लॉयल्टी किंग से हटकर एक पर्टिकुलर लैंड की ओर ट्रांसफर कैसे हुई, जैसे फ्रांस में हुआ, है ना। मोनार्की को हटाकर नेशन स्टेट बनाया, खुद की एक गवर्नमेंट बनाई, पीपल्स गवर्नमेंट। क्लियर। तो पार्ट 2.1 क्या कहता है, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो अब पैराग्राफ जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर से रिलेटेड है, जिसमें अलग अलग रीजन्स के नेम दे रखे हैं, वो आपका लर्निंग का टॉपिक है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर चैप्टर ने हमें ये बता दिया है कि यूरोप स्कैटर्ड था, अलग अलग किंगडम्स रूल कर रही थी, लोगों की लॉयल्टी जो किंग्स के लिए थी जमीन के लिए थी ही नहीं। तो फिर उनमें पॉलिटिकल यूनिटी आई कैसे, सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी ने आएगी कैसे, जब एक साथ जो है एथनिक कंपोजिशन वाले लोग रह रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे। तो ये अब हमें बता रहा है यूरोप की और कंडीशन, जो कि सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन बताएगा ये पैराग्राफ। सोशली और पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी जो एलीट पीपल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हाई क्लास पीपल, उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस कॉन्टिनेंट में, कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यूरोप की। यूरोप कॉन्टिनेंट में डोमिनेंट क्लास कौन सी थी सोशली और पॉलिटिकली, वो आएगा आपका आंसर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, रिच पीपल, हाई क्लास। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. They owned estate, countryside, also in the town. इस यूरोप कॉन्टिनेंट में इन जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, इनके पास कंट्री साइड गाँव में और शहरों में बड़े बड़े घर थे, और कंट्री साइड में बड़े बड़े फार्म्स थे, एस्टेट थे, ज़्यादा जमीनें थी इनके पास। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। हाई सोसाइटी की लैंग्वेज थी फ्रेंच। क्लियर। और जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उसके लिए ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज। फैमिलीज कनेक्टेड थी टाइज ऑफ मैरिज से। पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल ग्रुप। इस कॉन्टिनेंट में अगर बोलें कि 100% जो पॉपुलेशन रह रही है, उसमें 10% तो ये जो है एलिट पीपल ऑफ सोसाइटी, जो हाई क्लास है, जिनको हम लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बोल रहे हैं कि ये लोग थे, है ना। और इसमें 90% जो पॉपुलेशन थी ना, वो पीजेंट्स थी, स्मॉल पीजेंट्स, जिनको सर्फ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये थे। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेड अप ऑफ पीजेंट्री। टू द वेस्ट द बल्क लैंड वाज फाउंड बाय टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स। ठीक है। तो टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स के थ्रू जो है लैंड को क्या किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था। ओके। अब ये यूरोप है, यूरोप का जो कौन सी पार्ट की बात हो रही है, वेस्टर्न पार्ट की। क्लियर। तो वेस्टर्न पार्ट में जो जमीन है वो, या इधर जो ये बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनको रेंट पर दे देते थे जमीन, और वो एक किराएदार के रूप में वहां पर जमीन पर खेती करते थे, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है क्रॉप का, और एक टैक्स के रूप में जो है इनको अपने लैंड ओनर्स को भी जो हाई क्लास के लोग थे उनको देना पड़ता था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पैटर्न कैसा था लैंड होल्डिंग का, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट। ये जो थी बड़े बड़े वास्ट एस्टेट से बड़ी बड़ी जमीनें थी, विच वर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स। सर्फ जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको बोल सकते हैं, है ना, जो लेबरर्स हैं उनको बोल सकते हैं, जो इन अमीर लोगों के अंडर में, जमींदारों के अंडर में रहकर काम करते थे। क्लियर दिस थिंग कि क्या कंडीशन थी सोशली और पॉलिटिकली यूरोप की, कौन सी क्लास डोमिनेंट थी, कितना परसेंटेज था, ये इस पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। ये बात कर रहा है वेस्टर्न पार्ट्स एंड द सेंट्रल यूरोप की। द ग्रोथ ऑफ ग्रेजुअली क्या हुआ यहाँ पर, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में कब शुरू हुई थी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ध्यान रखना, इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी, बट इन फ्रांस और एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। क्लियर। अगर आपने यूरोप कॉन्टिनेंट को देखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ यूरोप। देखो यूरोप की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बात करें हैं कि यूरोप का जो ये पार्ट था, ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोप आ गया, ये ईस्टर्न यूरोप है, और ये जो है ये सेंट्रल यूरोप है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप है, जहां पर क्या है, इंग्लैंड, ठीक है,
ये रीजन जो है ये इंग्लैंड है, इसके नाम से जाना जाता है। इसको भी आगे चैप्टर में क्लियर करेंगे, इसकी भी हिस्ट्री आएगी। तो अभी आप ये समझो जो समझा रही हूँ, इंग्लैंड। क्लियर। और यहाँ पर कौन सी सेंचुरी बताया है? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर शुरू हुई। क्लियर। इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा शुरू हुई। क्लियर, सबसे पहले। और उसके बाद ये कह रहा है कि फ्रांस और जर्मन, तो भैया भी वेस्टर्न पार्ट में ये फ्रांस है, तो यहाँ पर फ्रांस में कब शुरू हुई? और उसके साथ ये जो जर्मन स्टेट है, जर्मन रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कैसे शुरू हुई? जिसमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया रीजन आता था, उस टाइम की बात कर रही हूँ, 18th सेंचुरी की। क्लियर। यहाँ पर शुरू हुआ 19th सेंचुरी में। क्लियर। ये 19th सेंचुरी में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, यहाँ पर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें बल्क में प्रोडक्शन होती है, और बल्क में प्रोडक्शन करने होने के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किसकी जरूरत होती है? मार्केट की। क्लियर। और मार्केट जो है गिल्ड सिस्टम से चल रही थी, जो कि नेपोलियन ने एंड कर दी थी। राइट, है ना। तो अब ये गिल्ड सिस्टम तो खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर मार्केट पर कंट्रोल किसका था? मार्केट पर कंट्रोल था मोनार्की का। ओके। और मार्केट की फ्रीडम कौन चाह रहे थे? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास 9 से एसोसिएटेड है टॉपिक सारा। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस पर्सन्स थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सारे थे। ठीक है। अब ये क्या कह रहे थे? ये लिबरल आइडियाज की डिमांड कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इनको थोड़ी आज़ादी मिले, इनके पास राइट्स हों, और इनका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में विदाउट एनी अटैक्स फ्रीली बिके। क्लियर। ये इनकी डिमांड्स थी। चलते हैं चैप्टर में, तो दिखा दिया आपको। और इसमें फिर इसके इन इट्स वेक क्या लिखा आगे? इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। ये डिमांड्स थी, तो वो बता ही दिया कौन कौन से लोग थे। वो है मिडिल क्लास। ठीक है। वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। अब इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर। क्यों थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में? क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जो है फार्मिंग पर ज्यादा फोकस था। ठीक है। क्लियर। अभी यहाँ पर कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादा यहाँ पर स्प्रेड नहीं हो रही थी। ठीक है। क्लियर। तो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनलिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। क्लियर। तो किसमें लिबरल आइडियाज जो है सर्कुलेट हो रहे थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर। ओके। वो चाह रही थी एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस क्या थे? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, हर यूरोप के हर एक कंट्री में यही जो है सोशल सिस्टम था। तो इन्हीं को ये प्रिविलेजेस मिले हुए थे, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, है ना। अभी डिस्कस किया ही था कि 90% तो पीजेंट्री थी, 10% के पास वेल्थ का अकोमुलेशन था। तो ये चाह रहे थे कि ये जो प्रिविलेजेस इन हाई क्लास लोगों को दे रखे हैं, ये इनको क्या कर दो? अबोलिश कर दो। अबोलिश मैंने खत्म कर दो। ये लोग ये चाह रहे थे, लिबरल आइडियाज। अब यहाँ पर आ गया लिबरल। लिबरल वर्ड क्या है, क्या मीनिंग है लिबरल, और लिबरलिज्म क्या होता है? आगे चैप्टर हमें इसी टॉपिक पर लेकर जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पॉइंट है 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म है वो स्टैंड फॉर क्या है? लिबरल नेशनलिज्म आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो भी 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटी के लिए यूरोप में जो भी कुछ हो रहा था, नेशनलिज्म की बात ही कर लो, तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड। किससे जुड़ा हुआ था? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म क्या है बता रहे हैं? लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट, लैटिन वर्ड से है लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर व्हाट? स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, नंबर 1। ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नंबर 2। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास व्हाट वाज द लिबरलिज्म मीनिंग? ठीक है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? तो नंबर 1 है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, आजादी मिले सभी को और सभी कानून के सामने समान हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकली व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म एम्फसाइज्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो पॉलिटिकली मीनिंग क्या होता है? एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट माने पीपल ओन गवर्नमेंट। ठीक है, पीपल एग्री हैं उस सरकार से, गवर्नमेंट से। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी और clerical privileges, a constitution, a representative government through parliament. 19th century liberals also stress
इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि जो 19th सेंचुरी यूरोप था, उस 19th सेंचुरी यूरोप में जो भी नेशनलिज्म की या जो भी रेवोल्यूशंस हो रही थी वो कौन से आइडिया से एसोसिएटेड थी? वो लिबरल आइडिया से एसोसिएटेड थी। लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? तो सिंपल है, कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया, ध्यान रखना। मीनिंग आता है, आंसर जब आप फ्रेम करेंगे तो पहले आप स्टार्टिंग में यही जो लाइन्स लिखेंगे अगर लिबरलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। फिर मिडिल क्लास के बारे में पूछ लिया जाता है फ्रांस में। न्यू मिडिल क्लास से का मीनिंग लिबरलिज्म को लेकर क्या था? तो आपका आंसर आएगा फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल और इक्वालिटी फॉर लॉ। पॉलिटिकली मीनिंग क्या था? कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति की सरकार। ठीक है। और सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लिबरलिज्म आने क्या था? तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो भी ऑटोक्रेसी है और क्लेरिकल प्रिविलेजेस है, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं लोगों को, उनको खत्म करो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाओ थ्रू पार्लियामेंट के। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी। इनवायलेबिलिटी मतलब है राइट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इन्होंने स्ट्रेस दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी इनको मिले। तो ये मीनिंग था लिबरलिज्म का। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है हमें? येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। वो तो ये जो पैराग्राफ है ये एसोसिएटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्लियर? ऑलमोस्ट सारा हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th के चैप्टर की याद दिला रहा है। तो यू विल रिकॉल इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस कि यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। सफरेज माने क्या होता है? राइट टू वोट। क्लियर? अब यहाँ पर मैन को तो राइट था लेकिन वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि सभी को राइट टू वोट था, जिसमें मैन और वीमेन इंक्लूड थे, सिर्फ मैन को ही था। Which marked the first political experiment on the liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to the property owned man। और जब फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी तो उन्होंने प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही ज्यादा जो है वोटिंग राइट्स दिए थे, those who are paying the tax। Men without property, all women were excluded from the political rights। Clear? Only for a brief period under the Jacobin, all adult males enjoy the suffrage। all adults male, तो जैकोबिन ने जो नेशनल असेंबली ने रूल किया था कि जो टैक्स पे कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी है जिनके पास, ठीक है, तो 3 वेजेस के इक्वल, 3 डेज के जो वेजेस है उसके इक्वल जो है वो टैक्स जो है पे कर सकता है। तो उनको जो राइट दिए प्रॉपर्टी के। जैकोबिन ने ये सारी चीजें हटा दी और सभी मेल्स को कोई भी नहीं रखा कि प्रॉपर्टी है नहीं है, वो सभी को अलाउ कर दिया उसने राइट टू वोट। नेपोलियनिक कोड वेंट टू लिमिटेड सफरेज, है ना, रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर। उसने ये कहा, उसने उनके जो है सफरेज राइट्स तो नहीं दिए, वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज, वो ही रहा, और स्टेटस माइनर का रखा। उसने कहा कि जो भी घर में पिता हैं, हस्बैंड हैं, उनको उनकी अथॉरिटी होगी महिलाओं पर, फ्री नहीं है वो, उनके अंडर में रहे वो। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर और हस्बैंड्स। थ्रू आउट 19th द अर्ली 19th और 20th सेंचुरी मैन एंड वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन वुमेन डिमांडिंग द इक्वल राइट्स। तो ये पैराग्राफ कह रहा है नेशनल असेंबली की याद दिलाई पहले तो इसने, नेशनल असेंबली में राइट टू वोट दिया लेकिन इसने सभी प्रॉपर्टीड मैन को राइट दिया। उसके बाद जो महिलाएं थी, विमेन है, उनको प्रॉपर्टी राइट नेशनल असेंबली ने नहीं दिया। क्लियर? फिर जैकोबिन क्लब आया। कुछ समय के लिए जैकोबिन क्लब ने जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उसने सभी अडल्ट्स को राइट टू वोट दे दिया। क्लियर? नेपोलियनिक कोड में जो महिलाएं हैं उनकी, जो नेपोलियन एरा है उसमें महिलाओं की कंडीशन क्या थी? एक माइनर के जैसे थी, माने कि वो सब्जेक्ट थी फादर और हस्बैंड का, माने कि उनकी अथॉरिटी में रहेंगी, वो उनके अंडर में, फ्री नहीं थी। क्लियर? और थ्रू आउट द 19th और 20th सेंचुरी वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन। अब जब इस तरह का माहौल होगा, महिलाओं को, जो वीमेन हैं उनको कोई राइट नहीं मिलेंगे और जो नॉन प्रॉपर्टीड जो मैन हैं उनको भी राइट नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो इन्होंने अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स माने टू वोट टू राइट टू वोट फॉर ऑल, सभी के लिए हो, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर ना हो। तो ये उससे एसोसिएटेड पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इन इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, पहले अब पैराग्राफ में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? पॉलिटिकली मीनिंग पढ़ लिया था, है ना। यहाँ पर हमने पॉलिटिकल मीनिंग पढ़ा था, लिबरलिज्म स्टूड फॉर वोट। क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट पर बिलीव करता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिकल स्फीयर में। ठीक है, इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर वोट, है ना। ठीक है, तो क्या माने हैं लिबरलिज्म के इकोनॉमिक स्फीयर में? तो नंबर 1 फ्रीडम ऑफ मार्केट। क्लियर? और दूसरा अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो कि जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में टैक्स। ठीक है, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल।
ठीक है, सामान के बॉर्डर पार आने और एक जगह से दूसरी जगह में कई पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, अब इसमें जब इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सामान बना रहे हैं तो एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर पर जाने में उनके सामान को कई तरह के टैक्स जो है वो पे करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि इनकी गुड्स जो है वो फ्रीली क्या करें, मूव करे विदाउट एनी टैक्स। क्लियर? ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। मैंने का एग्जांपल दिया इस चैप्टर में आपको। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड कैरिड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। देखिए, जब यूरोपियन जो नेपोलियन एरा था ना, उस टाइम पर जो जर्मनी था वो कई जो है पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऑलमोस्ट 300 बोलो या उससे ज़्यादा। ठीक है, उतने पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो नेपोलियन ने इन जो है इतने जो स्कैटर्ड रीजन्स थे उसको एक कॉन्फेडरेशन बना दिया 39 स्टेट का, उसमें कन्वर्ट कर दिया उसने 39 स्टेट्स में। ऑलमोस्ट इतने थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसने 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, इनको बांट दिया, इससे ये हो गया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ईच ऑफ दीज पोजेस इज ओन करेंसी। अब हर एक 39 स्टेट की अपनी करेंसी थी, इनके वे और मेजरमेंट की जो यूनिट्स थी वो भी अलग अलग थी। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि मर्चेंट हैप्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग में जाएगा तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स माने कि अलग अलग तरह के उसको टैक्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो इतना टैक्स जब वो पे करेगा तो उसका जो गुड्स हैं वो आगे चलकर बहुत महंगे हो जाएंगे। और ये क्या था, ये ऑफन अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, उसके लिए था। हर जगह पर जो है मेजरमेंट यूनिट अलग अलग और चेंज हो जाती थी। अब ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस थी। ठीक है, एग्जांपल दे दिया आपको यहाँ पर क्लोथ का। ठीक है, वॉज द एल विच वॉज ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। एल यूनिट थी मेजरमेंट की, कपड़े को मापने की एक यूनिट थी, और हर एक रीजन में इसका जो मेजरमेंट था वो अलग हो जाता था। दिस कंडीशन वॉज व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। न्यू कमर्शियल बिजनेस क्लास से इंडस्ट्रियलिस्ट से उनकी ग्रोथ नहीं, एक ऑब्स्टेकल थे। ऑब्स्टेकल माने बाधा। ठीक है, तो हिंड्रेंस थी। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाइंग द अनहिंडर्ड, बिना किसी रुकावट के, कोई भी इसमें ऑब्स्टेकल ना हो, बिना किसी रुकावट के मूवमेंट हो गुड्स, पीपल और कैपिटल। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि 39 स्टेट्स में हर एक स्टेट में अलग अलग रीजन पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो ये चाह रहे थे अनहिंडर्ड, बिना किसी रुकावट के, हमें रुके बिना मूव कर सके हम यहाँ पर फ्रीली। ठीक, तो इसी प्रयास में सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा 1834 एक कस्टम यूनियन और जोल्वरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव। शुरुआत किसने की? प्रशिया ने। एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, सभी स्टेट्स ने इसको किसको? जोल्वरिन। जोल्वरिन का माने क्या है? कस्टम यूनियन। किसने शुरू किया? रशिया ने। कौन से ईयर में? 1834 में। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जो टैक्स पे करना वो खत्म कर दिया इसने। और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ओवर द 30, पहले 30 करेंसी चल रही थी इन 39 स्टेट्स में, इसको खत्म कर दिया और 2 करेंसी चलाई। ठीक है, 30 to 2 लिखा। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेट मैंने एनहांस किया मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल यूनिफिकेशन। क्लियर? तो ये था यहाँ पर आपका जो टॉपिक था 2.2, है ना। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.3 द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।